नमस्कार साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश खोजा और आप मेरे साथ जुड़े हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10 के वन शॉट रैपिड रिवीजन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भूगोल विषय के अति महत्वपूर्ण सवाल जो ब्लूप्रिंट पर आधारित रहने वाले हैं। आप पिछले काफी वीडियो से लगातार इस पुस्तक का रिवीजन करते आ रहे हैं। आपको वीडियोज भी काफी अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और आप लगातार अपने साथियों के साथ इसे साझा करते रहें, इसे लाइक और अपने रिव्यूज नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अध्याय 6 के अध्याय 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के हम ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले देखिएगा यहाँ पर ब्लूप्रिंट में आप कि यहाँ पर आपको क्या क्या पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। जब यहाँ पर आप इसमें क्वेश्चनों के प्रकारों की चर्चा करेंगे तो देखो अध्याय क्रमांक 6 है, विनिर्माण उद्योग नाम है। यहां से एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा अति लघुत्रात्मक। एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल आपके 2 क्वेश्चन और 2 नंबर रहेगा, यानी कि 2 छोटे छोटे सवाल आएंगे। एक तो आपके जो ए बे से दे वाला रहेगा और एक सवाल आपको वन लाइनर सवाल रहेगा, एक से 2 लाइन में आंसर देना है, यानी कि जो अधिकतम आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर लिखना होगा। तो हम यहां पर इसी प्रकार के सवालों की चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले बढ़ते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मजे की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे आसान सवाल होते हैं और कई बार डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। उन चारों ऑप्शनों में से ही कोई एक ऑप्शन आपके राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें आपको केवल उसको सही आंसर को पहचानना होगा। आंसर आपके सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, उसमें से आंसर को पहचानना आपका कार्य होगा। तो ऐसे जब डिफिकल्ट कब हो जाते हैं, जब आप पढ़ते नहीं हैं, जब आप रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आपने अब साल भर पढ़ लिया है, अब यहां पर आप मेरे साथ अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। यहां पर हम 15-20 ऑब्जेक्टिव सवालों की चर्चा करेंगे, तो उससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। अब देखो यहां पर आपके विनिर्माण उद्योग है, तो विनिर्माण उद्योग में आपके ये जो वस्तुओं को परिष्कृत करते हुए कुछ नया उत्पाद बनाया जाता है, ऐसे उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। जैसे जैसे आपके लिए आपके सामने एक उद्योग आया है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये आता है आपका खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में आपके सीमेंट उद्योग आ जाता है, जो कि आपके चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका, इनको मिलाकर सीमेंट तैयार की जाती है। और इस सीमेंट का उपयोग कहां होता है, भवन निर्माण में, यानी कि अवसंरचना निर्माण में उपयोग हो जाता है। तो इसका प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर या फिर कोबाल्ट। अब देखिए बातों बातों में मैंने इसका आपको आंसर भी बता दिया है और आपका राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, चूना पत्थर। चूना पत्थर के अलावा अन्य कच्चे उत्पाद और क्या होते हैं, इसमें और आपको मिलेगा सिलिका, और सिलिका के अलावा एक कच्चा माल इसमें और आएगा जिसे हम कहते हैं जिप्सम। ये इसके 3 प्रमुख कच्चे माल हो जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर आपके सीमेंट तैयार किया जाता है। फिर इस सीमेंट उद्योग के लिए और क्या आवश्यकताएं रहती है। देखो कोई भी उद्योग होता है तो उसके लिए परिवहन की आवश्यकता रहती है। परिवहन के लिए आपको यहां पर चाहिए रेल परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन होगा रेल परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन एक तो रेलवे होता है, एक जल परिवहन होता है। लेकिन आप भारत में देखेंगे तो आंतरिक भागों में इतनी ज्यादा सुविधाएं जल परिवहन की नहीं है, तो यहां पर रेल परिवहन सबसे उत्तम साधन होगा। फिर यहां पर और आवश्यकता की बात करें तो अब ऊर्जा तो चाहिए चाहिए, बिना ऊर्जा के कोई उद्योग चलता नहीं है। तो इसमें ऊर्जा के रूप में आपको या तो चाहिए विद्युत और या चाहिए कोयला। विद्युत और कोयला दोनों की आवश्यकता रहती है, विद्युत और कोयला इन दोनों की आवश्यकताएं रहती है। तो ये सारी आवश्यकताएं मिलकर सीमेंट उद्योग को पूरा करती है। सीमेंट उद्योग के कारखानों की आप बात करेंगे तो ये कारखाने अधिकतर चूना उत्पादन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। और भारत का पहला सीमेंट उद्योग का कारखाना कहां पर लगा था, तो ये प्रथम सीमेंट कारखाना, भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना कहां लगा, याद कीजिए आपने चैप्टर में पढ़ रखा है। अब तक तो आपने आंसर भी दे दिया होगा कि प्रथम कारखाना कहां लगा था, सन 1904 में लगा था। जगह भी आपको याद होगी, चेन्नई 1904, और ये लगा था चेन्नई में। चेन्नई कहां पर है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। यहां पर आपके ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ये कारखाना लगाया गया था 1904 में। तो ये सीमेंट उद्योग की सारी जानकारी आपके सामने होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। यहां पर आपको पूछा है चीनी उत्पादन, हाँ वही चीनी।
जो आप रसोई में चुप चुप के मीठा खाते हैं वो चीनी, उसके उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा स्थान? चीनी उत्पादन की बात करें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। अब देखो, चीनी उत्पादन के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल। आपको कच्चा माल पता होना जरूरी है। कच्चे माल की आवश्यकता रहती है इसमें गन्ने की। प्रमुखतया गन्ने से चीनी उत्पादन का कार्य किया जाता है। गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी तैयार होती है, लेकिन भारत में अधिकांश चीनी मिलें गन्ने आधारित चीनी मिलें हैं। ये जो चीनी उद्योग है, ये आपके एक मौसमी उद्योग है, सीजनल उद्योग है, अर्थात ये एक विशेष ऋतु में ही संचालित होता है कि जब गन्ने की कटाई होती है तो उस कटाई के दौरान आपके ये चीनी मिल में आपके चीनी उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। और ये चीनी मिलें अधिकतर गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में संचालित होती है। इसलिए भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, पंजाब हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, इनके गन्ना, मध्य प्रदेश है, इनके गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही चीनी मिलें संचालित होती है। उत्तर भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश, बिहार आते हैं और दक्षिण भारत में आपके महाराष्ट्र आ जाता है। तो अधिकतर चीनी मिलें आपके इन्हीं राज्यों में संचालित है। अब यहां पर तो आया है कि चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन इस चीनी मिलों के साथ ही यानी कि गन्ने के द्वारा ही चीनी के अलावा गुड़ और खांडसरी का उत्पादन किया जाता है। गुड़ व खांडसरी उत्पादन, गुड़ और खांडसरी उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अब गुड़ और खांडसरी जानते ही आप, चीनी की तरह गुड़ होता है और खांडसरी जिसे आपके खांड या फिर देसी चीनी ये नाम दिए जाते हैं, वो गुड़ और खांडसरी उत्पादन में अपना पहला स्थान आता है और चीनी के रूप में आपके दूसरा स्थान आ जाता है। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? एक ऐसा उद्योग जो आपके दूरभाष यानी कि टेलीफोन का निर्माण करता है, कंप्यूटर का निर्माण करता है। इसी प्रकार से ये उद्योग आपके लैपटॉप का निर्माण करेगा। यही उद्योग आपके मोबाइल फोन का निर्माण करता है, जो अभी आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, जो आप हाथ में लेकर बैठे हैं ना, इसी मोबाइल का निर्माण भी इसी उद्योग में होता है। ये उद्योग कौन सा होता है? स्टील उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। अच्छा, ऑप्शन सी में फिर से स्टील उद्योग लिख दिया और ऑप्शन डी में सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो ये जितनी भी प्रकार के दूरभाष वाले या दूर संचार या संचार सामग्रियां होती है, जिनमें आपका रेडियो आएगा, टेलीविजन आएगा, या फिर आपके ये मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, आपके लैपटॉप्स आ जाते हैं, कंप्यूटर आ जाते हैं, और अन्य भी आपके जैसे घड़ियां आपके जो इलेक्ट्रिक घड़ियां आ जाती है, स्मार्ट वॉच आ जाते हैं। ये सारे के सारे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बात करें तो यह उद्योग भारत में प्रमुखतया से बेंगलुरु में संचालित होता है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी हब के रूप में बेंगलुरु जाना जाता है और इसे आपके सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहा जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण है? देखो, आपने अध्याय की शुरुआत में पढ़ रखा है कि भाई विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं। विनिर्माण उद्योग जो कि द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। ये इसमें विनिर्माण उद्योगों के अलग अलग प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में एक कच्चे माल के स्रोत पर आधारित प्रकार होते हैं। अब आपको इनमें से बताना है कि खनिज पर आधारित कौन सा है? रबर उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर जूट उद्योग। देखो, यहां पर आपको बताना है कच्चे माल आधारित उद्योग। कच्चे माल आधारित उद्योग ये कौन कौन से आ जाते हैं? इन उद्योगों में बात करेंगे तो एक तो आता है आपके कृषि आधारित उद्योग, जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो जाता है, कृषि आधारित उद्योग। और दूसरे आ जाते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जिनका कच्चा माल खनिज होते हैं, जो कि भूगर्भ से निकाले जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा, जो जितने भी कृषि उत्पाद होंगे वो प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त होंगे और वो उद्योग में जाएंगे और उन उद्योगों में उससे कच्चे माल को प्रोसेस करके उसे आपके तैयार माल में निर्मित किया जाएगा, जो कि आपके द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है।
इसी प्रकार से खनिजों से जितने भी उत्पाद आपको प्राप्त होंगे, चाहे आपका कच्चा तेल हो या फिर आपके चूना पत्थर हो, लोहा अयस्क हो, कोयला हो, इन सबको प्रोसेस करते हुए यहां पर आपके तैयार माल प्राप्त किया जाता है, जो कि आपके द्वितीय क्रियाकलाप इसीलिए इनको कहते हैं। अब कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो कौन से आते हैं? इनमें आ जाता है आपका वस्त्र उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, ये आपके प्रमुख उद्योग आ जाते हैं। एक आपका चीनी उद्योग आ जाता है। चीनी उद्योग के अंतर्गत आपके ये गुड़ और खांडसरी वाले भी आ जाते हैं। अब इसी प्रकार से खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो यहां पर आपके बहुत सारे उद्योग आ जाते हैं, जैसे लोहे इस्पात उद्योग आ जाता है, जिसका कच्चा माल लोहा ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार से आपका एल्यूमिनियम उद्योग आ जाता है, एल्यूमिनियम निर्माण उद्योग, जिसमें बॉक्साइट कच्चा माल होता है। सीमेंट उद्योग आ जाता है, जिसमें कच्चे माल के रूप में आपके चूना पत्थर, सिलिका, इनको काम में लिया जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? रबर उद्योग। ये क्या है? रबर उद्योग आपके कृषि आधारित उद्योग है। आपको आपको क्या पूछा है? खनिज आधारित उद्योग। कच्चा आपके कागज उद्योग, ये भी कृषि आधारित उद्योग है, या इसे आप वन उपज आधारित उद्योग भी कह सकते हैं। जूट उद्योग, ये भी कृषि आधारित है। लेकिन जो सीमेंट उद्योग है आपका, ये कच्चे माल आधारित उद्योग है, और इसका कच्चा माल क्या होता है? ये आपके कच्चे माल या खनिज आधारित उद्योग है, जिसमें कच्चा माल रहता है चूना पत्थर। प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर रहता है, जिसे लाइम स्टोन भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? लाइम स्टोन। अंग्रेजी शब्द भी आप याद रख लेना। और एक इसमें कच्चा माल क्या आ जाता है? जिप्सम आ जाता है। और कच्चा माल क्या आता है? तीन प्रमुख कच्चे माल रहते हैं। तीसरा आ जाता है सिलिका। सिलिका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां से आपके सीधा सीधा इनमें से आपके एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। यहां से बढ़िया शानदार क्वेश्चन बनता है। ऐसी छोटी छोटी लाइनें आपको याद रखनी होगी, जिससे आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। पांचवा सवाल है, भारत में अधिकतर पटसन उद्योग किस राज्य में स्थित है? भारत में अधिकतर पटसन उद्योग कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र। पटसन उद्योग में कच्चा माल पटसन या जूट होता है, और जूट का अधिकतर उत्पादन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होता है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश पूरा, यहां पर पटसन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और पटसन आधारित उद्योग भी इसी क्षेत्र में संचालित है। तो राइट आंसर क्या होगा? कि यह पश्चिम बंगाल में संचालित है। अब देखो, पश्चिम बंगाल में जो ये पटसन आधारित उद्योग हैं, ये उद्योग आपके हुगली नदी के किनारे हैं। हुगली नदी, जो गंगा की एक सहायक नदी है, इस हुगली नदी के किनारे पर यह पटसन उद्योग है। यहां पर आप देखते हैं कि एक 98 किलोमीटर लंबी वे 3 किलोमीटर चौड़ी एक मेखला या श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। मेखला या श्रृंखला में फैला हुआ है। पूरा का पूरा पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे 98 किलोमीटर की लंबी और 3 किलोमीटर की एक चौड़ी मेखला के रूप में फैला हुआ है, पूरा इस हुगली नदी के किनारे। अब हुगली नदी के किनारे ही क्यों है? क्योंकि इस हुगली नदी के आसपास के इन क्षेत्रों में पटसन का या जूट का उत्पादन होता है, जो कच्चा माल है इसका, और हुगली नदी के द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। जल की प्रमुख आवश्यकता इसमें रहती है। जब इस जूट को लाकर उसको प्रोसेस किया जाता है, रेशा बनाया जाता है इसे, तो रेशा बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जो हुगली नदी के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अब देखो, जो अविभाजित बंगाल था, अविभाजित बंगाल का अर्थ क्या है? कि जब भारत पर ब्रिटिश राज था, उस समय पूरा एक अविभाजित बंगाल था, जिसको बाद में बंगाल विभाजन करके पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल बनाया गया था। पूर्वी बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, और पश्चिमी बंगाल भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 1947 के समय जो उसी समय पर यहां पर पटसन भी उत्पादित हो रहा था, और पटसन आधारित उद्योग यानी कि पटसन मिलें भी थी, जो कि आपके मिलें तो अधिकतर पश्चिम बंगाल में थी, और पटसन उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में था। तो 1947 में मिलें तो भारत में रह गई, और पटसन उत्पादन का 3/4 भाग बांग्लादेश की तरफ चला गया। इसलिए पटसन उत्पादन में, यानी कि पटसन के उत्पादन में, तो किसका सर्वाधिक योगदान रहता है? सबसे बड़ा भाग किसका है? भारत का है। तो भारत में पटसन का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है, लेकिन बांग्लादेश पटसन का निर्यात सबसे अधिक करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उत्पाद का योगदान कितना है? भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं,
इस जीडीपी में भाई अपने विनिर्माण उद्योग का कितना योगदान रहता है? क्या इसका योगदान आपके 10% है, 14% है, 17% है या फिर 20% है? तो राइट आंसर होगा कि जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद में 17% योगदान इन विनिर्माण उद्योगों का है। सातवां सवाल है, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहां लगाया गया था? सीमेंट उद्योग की हम बात कर रहे थे, खनिज आधारित उद्योग है, इसका पहला कारखाना कहां लगाया गया था? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो, सीमेंट आधारित कारखाने चूना पत्थर के क्षेत्रों में लगाए जाते हैं और भारत में पहला आपके सीमेंट कारखाना लगाया गया था चेन्नई में। चेन्नई में कब लगाया गया? 1904 में। हमने पीछे चर्चा भी की थी कि यह चेन्नई में लगाया गया था 1904 में। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता के पास में भारत का प्रथम पटसन उद्योग लगाया गया था। प्रथम पटसन उद्योग कलकत्ता में लगाया गया था। मुंबई की बात करें तो यहां पर आपके प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया था। यह लगाया गया था 1854 में। अगले साल 1855 में आपके पहला पटसन आधारित पटसन उद्योग लगाया गया था कलकत्ता के पास में सिसरी नामक स्थान पर। आठवां सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? वह उद्योग जो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख उद्योग है कौन सा है? लोहा और इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर कागज उद्योग? देखो, सबसे प्राचीन उद्योग की बात करें तो वो उद्योग है जिस उद्योग की वजह से ही अंग्रेज भारत की तरफ आए थे, अंग्रेज भारत की ओर आकर्षित हुए, यानी कि ब्रिटेन वाले इधर आकर्षित हुए थे और फिर भारत में व्यापार किया और व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने भारत पर शासन भी अच्छा खासा कर लिया था। तो ये उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि यूरोपीय देशों में भारतीय सूती वस्त्र की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, भारतीय सूती कपड़े की बहुत अधिक डिमांड रहती है। तो इसीलिए यहां पर व्यापार करने के लिए आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और फिर उसने बाद में धीरे धीरे अपना साम्राज्य यहां पर प्रसारते हुए व्यापार पर अधिकार कर लिया और फिर पूरे शासन पर भी अधिकार कर लिया था। ये सूती वस्त्र उद्योग भारत में परंपरागत रूप से आपके जो लघु या फिर आपके कुटीर उद्योग के रूप में संचालित था। हर गांव में छोटे छोटे आपके कुटीर उद्योग थे सूती वस्त्र निर्माण के, और आपके अंग्रेजों के आने के बाद में ये कुटीर उद्योग समाप्त हो गए थे। कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद होते चले गए और उनके स्थान पर सूती वस्त्र की मिलों ने अपना इनका स्थान ले लिया था और भारत का उद्योग नष्ट हो गया था और बड़े उद्योगपतियों का उद्योग यहाँ पर संचालित होने लग गया था। अगला सवाल है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब लगाया गया था? 1950, 1850, 1854, 1856 या फिर 1858 में? तो सूती वस्त्र का पहला कारखाना भारत में 1854 में लगाया गया था। कहां पर लगाया? मुंबई में। सूती वस्त्र की बात करें तो इस सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या होता है? सूती वस्त्र के लिए आवश्यक कच्चा माल, कच्चे माल की बात करेंगे तो इसमें चाहिए होता है कपास। मुख्य कच्चा माल इसमें क्या चाहिए? कपास चाहिए। कपास कहां से मिलती है? कृषि से मिलती है, तो ये कृषि आधारित उद्योग हो जाता है। कपास की आपके कपास से रेशा तैयार होता है। सूती वस्त्र की प्रोसेस क्या होती है, कैसे बनता है? देखो, कपास लेते हैं, कपास से रेशा बनता है, रेशे से फिर धागा तैयार किया जाता है। धागे से क्या बनता है? धागे से आपके इस धागे की बुनाई की जाती है। धागे की क्या होती है? बुनाई होती है और बुनाई होने के बाद में इसे कपड़ा बनता है। फिर इस कपड़े की रंगाई छपाई होती है। कपड़े की क्या होती है भाई? इस पर रंगाई छपाई का कार्य होता है। रंगाई छपाई के बाद में इससे गारमेंट बनता है, गारमेंट्स बनते हैं। गारमेंट्स क्या होता है? जो आपके सिले हुए कपड़े होते हैं उनको गारमेंट्स कहते हैं। और कपड़े का अर्थ होता है जो कपड़े का थान होता है, जो बिना सिला कपड़ा होता है उसको कपड़ा कहते हैं, और सिलने के बाद में उसको गारमेंट्स कहा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कपास से लेकर यहां तक की। अगला सवाल है, विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है? विनिर्माण उद्योग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक क्रिया है? देखिएगा, विनिर्माण उद्योग आपकी द्वितीय क्रिया होती है। देखो, प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है? प्राथमिक क्रियाओं में आपके आ जाता है कृषि, खनन कार्य, पशुपालन और मत्स्य क्रिया या फिर मछली पकड़ने का कार्य
या जिसे मत्स्यन कहते हैं, ये आपके प्राथमिक क्रिया आ जाती है। द्वितीय क्रिया में क्या आ जाता है? विनिर्माण उद्योग, जिसमें सभी उद्योग धंधे आ जाते हैं, चाहे आपका सीमेंट उद्योग हो, चाहे आपका लोहा इस्पात उद्योग हो, एल्यूमिनियम उद्योग हो, पेट्रोलियम उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, या फिर आपका इंजीनियरिंग उद्योग हो, या मोटर वाहन निर्माण उद्योग हो। ये जितने भी उद्योग आते हैं जिनमें कोई ना कोई वस्तु निर्मित की जाती है, वो द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। अगला सवाल है, कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान में पहला पटसन उद्योग या पटसन उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया था? देखो, कोलकाता के नजदीक जगह है रिसरा, यहां पर पटसन उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया? 1857 में, 1858 में, 1859 में, या फिर 1860 में? तो अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपके कुछ प्रिंटिंग में से कि यहां पर आप इसको 1857 कर लो, 57 को 55 कर लो, क्योंकि पहला कारखाना लगा था 1855 ईस्वी में। 1855 में यह कारखाना लगाया गया था, 1855 ईस्वी में। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना कि भाई 1854 में तो प्रथम सूती वस्त्र कारखाना लगा था, सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया था। कहां पर लगा ये? मुंबई में। और 1854 में यह आपके पटसन आधारित कारखाना रिसरा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में लगा था, और यह लगा था यहां पर आपका मुंबई में। ये जो प्रथम वाले हैं ना, इन तीनों को याद रखना, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं, हो सकता है इस बार आपको यह भी पूछ ले। 1904 में कौन सा कारखाना लगा था? प्रथम सीमेंट कारखाना, प्रथम सीमेंट कारखाना या फैक्ट्री। कहां पर लगी थी सीमेंट फैक्ट्री पहली? यह लगी थी आपके चेन्नई में। भारत के तीन बड़े नगर, भारत के तीन बड़े बंदरगाह नगर या तीन बड़े व्यापारिक नगर, जो एक पश्चिमी तट पर है, एक पूर्वी तट पर है, और एक सुदूर दक्षिण में है। भारत का आप मानचित्र देखते हैं ना, तो भारत के मानचित्र में आपको यहां पर कोलकाता दिखता है, यहां पर आपको मुंबई दिखाई देगा, और यहां पर आपको चेन्नई दिखेगा। तो इस चेन्नई में तो 1904 में क्या लगा था? यहां पर तो आपके चेन्नई में तो 1904 वाला कारखाना लगा, अर्थात सीमेंट फैक्ट्री। मुंबई में 1854 में सूती वस्त्र उद्योग लगा था, और 1855 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगा था आपका पटसन उद्योग। तो ये तीन आपके प्रमुख बंदरगाह नगर है, और यहां पर तीन बड़े उद्योग संचालित किए गए या फिर स्थापित किए गए थे। 12वां सवाल है, पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश, चीन, भारत, या फिर श्रीलंका? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस समय पटसन का अधिकतर उत्पादक क्षेत्र, यानी कि जो पटसन की खेती की जाती है, जो जूट की खेती करने वाला क्षेत्र है, वो तो आपके 3/4 भाग बांग्लादेश में रह गया था, यानी कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में आपके बांग्लादेश बना था। फिर आपका जो बाकी का जो पश्चिमी बंगाल है, वो भारत का एक राज्य है, जहां पर आपके उत्पादन क्षेत्र तो कम रहा, 25% उत्पादन क्षेत्र रहा था, लेकिन यहां पर पटसन की मिलें अधिकतर पश्चिम बंगाल में थी, यानी कि कोलकाता और इसके आसपास के क्षेत्रों में। यहां पर आपके हुगली नदी के किनारे 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर की चौड़ी एक मेखला में सूती वस्त्र मिलें फैली हुई है। तो इसलिए यहां पर सूती वस्त्र मिलें 1947 से ही ज्यादा है। 1947 से पहले भी पश्चिमी बंगाल में आपके पटसन उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन होता था। तो इसलिए इसमें पटसन और उससे निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। उत्पादक देश भारत है, लेकिन निर्यात की बात करें तो उसमें बांग्लादेश आ जाता है। निर्यातक देशों की बात करें तो निर्यातक देशों में नंबर 1 पर बांग्लादेश आता है, और नंबर 2 पर अपना भारत आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? हम उत्पादन इतना ज्यादा करते हैं, पहले स्थान पर है। उत्पादन में भारत क्या है? पहले स्थान पर है, और बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। यानी कि उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादक में नंबर 1 पर भारत आ जाता है, और नंबर 2 पर बांग्लादेश आ जाएगा। इसका कारण यह है कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, इसलिए यहां पर इसका अधिकतर उपभोग कर लिया जाता है। इनका निर्यात हम कम कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा कृषि उत्पादक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है।
तो जो कृषि उत्पादन होता है उन्हीं में जूट से निर्मित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप घर में जो आपके धान की बोरी आती है, चावल की, आपके ये गेहूं की, बाजरे की जो बोरियां भर के रखी हुई होती है मोटे रेसे वाले बोरों के अंदर, वो जो रेसा होता है वही रेसा आपके इस पटसन उद्योग में निर्मित होता है। तो हम उपभोग ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए हम निर्यात कम कर पाते हैं। जबकि बांग्लादेश की जनसंख्या कम है तो वहां पर अधिकतर इसका निर्यात किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग कौन सा है? अब जो खनिज आधारित उद्योग हैं उनमें धातु शोधन कारखाने हैं, यानी कि धातुओं का शोधन करते हुए, उनका शुद्धिकरण करते हुए उनसे परिष्कृत धातु तैयार की जाती है। उनमें दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? लोहा, तांबा, सोना या फिर एल्यूमिनियम। देखो, लोहा तो किसी भी देश के लिए सबसे प्रमुख धातु शोधन कारखाना होता है, क्योंकि पूरी वर्तमान औद्योगिक संरचना है वो इस लोहा इस्पात उद्योग पर टिकी हुई है। लोहा इस्पात उद्योग को वर्तमान औद्योगिक काल का वर्तमान औद्योगिक काल की रीढ़ कहा जाता है। इसके बिना तो आपके कुछ संभव नहीं है। तो ये तो क्या हो जाता है, नंबर 1 पर आ जाता है लोहा शोधन उद्योग। तो दूसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों होता है दूसरे नंबर पर? देखो, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, ये जितने भी आपके धातुएं हैं, इन धातुओं का उपयोग बहुत सारे उद्योगों में होता है, बहुत सारे क्रियाकलापों में इनका उपयोग किया जाता है। कुछ निर्माण उद्योग होते हैं उन सब में, जैसे आपके तांबे के तार आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम में लिए जाते हैं। लोहा का उपयोग आपके विभिन्न मशीनरीज के निर्माण में होता है, या फिर कोई बर्तन बनाने में इनका इस्पात का उपयोग किया जाता है। लेकिन इनके ये क्या होते हैं, सारे महंगे होते हैं। जबकि एल्यूमिनियम का उपयोग इनके विकल्प के रूप में लिया जा सकता है। लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, इनके विकल्प के रूप में आप एल्यूमिनियम काम में ले सकते हैं। इसलिए ये इनके विकल्प के रूप में काम में आ जाता है और इनसे सस्ता पड़ता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। जैसे आप तांबे के तार को उपयोग में लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो काफी महंगा पड़ता है। लेकिन इसके स्थान पर आप एल्यूमिनियम को भी काम में ले सकते हैं। थोड़ी सी उस सामान की क्वालिटी तो कम होगी, लेकिन आपके सस्ता काफी पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको काम में लिया जाता है। 14वां सवाल है, भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्यों का समूह है। देखो, भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्यों में है? राजस्थान गुजरात में, या फिर बिहार उत्तर प्रदेश में, या उत्तर गुजरात और हरियाणा में, या कर्नाटक और महाराष्ट्र में? देखो, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश में। भारत की 60% मिलें, भारत की 60% मिलें इन दो राज्यों में है। इनके बाद में दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मिलेगी। दक्षिण भारत में, संपूर्ण भारत में तो उत्तर प्रदेश और बिहार आ जाते हैं, और दक्षिण भारत में सर्वाधिक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र आ जाता है। सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में चीनी मिलें हैं। अब इनके अलावा भी अन्य राज्यों में मिले हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में भी है, कुछ मिलें आपको गुजरात में भी मिलेगी, कुछ मिलें आपको राजस्थान में भी मिल जाएगी, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ है, या फिर दक्षिण राजस्थान में बूंदी बारा है, बूंदी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी कुछ मिलें मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपको मिलें आपके इन राज्यों के पड़ोसी राज्यों में भी मिल जाती है, जैसे कर्नाटक में भी मिलेगी, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भी मिल जाती है। लेकिन सर्वाधिक यहाँ पर है, 60% इन दो राज्यों में है, और तीसरे इस नंबर पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है। अगला सवाल है, भारत किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? कौन सा सेक्टर है या क्षेत्र है जिसके उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है, सिंपल सा है। तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर चतुर्थक। ये देखो वो क्रियाकलाप हैं जो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। जैसे प्राथमिक क्रियाकलापों में हमने क्या बताया? कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन। यहां पर तो कोई किसी भी प्रकार का कच्चा माल तैयार नहीं होता। यहां पर तो किसी कच्चे माल को प्रोसेस करके उत्पाद नहीं बनाते हैं। यहां पर तो हम सीधे कच्चे माल तैयार करते हैं जो किसी उद्योग में काम में लिए जाते हैं। जैसे कपास उत्पादन करते हैं तो उससे जो कपास मिल रही है उससे रुई बनाई जाती है, रुई से आपके रेशा बनता है, रेशे से आपके फिर धागा और वस्त्र बनाने की प्रोसेस होती है। ये कार्य किस में होता है? ये कार्य होता है विनिर्माण उद्योग में, जो कि द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है, और आंसर राइट हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप, जिनमें
कच्चे माल को लाया जाता है, फिर उनको परिष्कृत करते हैं और उनसे एक नवीन वस्तु तैयार की जाती है। जैसे कपास को आपके कच्चे माल के रूप में लिया जाता है, फिर उस कपास को परिष्कृत करते हुए उसे रेशा या फिर वस्त्र तैयार किया जाता है। ये तो थे आपके सारे के सारे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। यहां पर अब आगे हम चर्चा करेंगे अति लघुत्रात्मक सवालों की, जो कि आपके लिए एक क्वेश्चन यहां से आएगा और वो आपके 1 नंबर का ही रहने वाला है। तो बढ़ते हैं फटाफट आपके अति लघुत्रात्मक सवालों की ओर। यहां पर सबसे पहले बताना है विनिर्माण क्या है। विनिर्माण उद्योग है, इसकी परिभाषा बतानी है आपको। अब इतना पढ़ने के बाद में आपने 15 ऑब्जेक्टिव सवाल हल किए हैं, जिनकी मैंने व्याख्या करते हुए कम से कम 30 से 35 सवाल आपको सोल्व करवा दिए हैं। तो इन यानी कि पूरे चैप्टर का सारांश आपके सामने इन 15 क्वेश्चनों में आ चुका है। अब आपको यहां पर विनिर्माण की परिभाषा बतानी है, जो क्या रहने वाली है। परिभाषा देखेंगे तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई है कि कच्चा माल लाया जाता है, उस कच्चे माल को हम परिष्कृत करते हैं और उससे आपके नया उत्पाद तैयार करते हैं, वही विनिर्माण से कहलाता है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन विनिर्माण कहा जाता है। कच्चे माल को याद रखना, की पॉइंट्स पकड़ना, कच्चे माल को याद रखना और उससे मूल्यवान उत्पाद तैयार किया जाता है। यानी कि क्या होता है, आपके पास में कच्चा माल होता है, इस कच्चे माल को आपके प्रोसेस किया जाता है, संधारित्र किया जाता है, जिसे आप कह सकते हैं आपके संधारित्र किया जाता है, और संधारित्र करके इसे मूल्यवान उत्पाद तैयार होता है। मूल्यवान उत्पाद तैयार होता है और ये उत्पाद तैयार होता है जिस उद्योग में, उसको कहा जाता है विनिर्माण। यानी कि ये परिभाषा लिखने के बाद में इतना सा यहां पर इस प्रकार का बॉक्स बना देना, तो यहां पर एग्जामिनर आपको ऐसे टिक मारते हुए पूरा ऐसे 1 नंबर दे देगा। दूसरा सवाल है, सीमेंट का पहला कारखाना कब और कहां खोला गया। सीमेंट का पहला कारखाना सबसे पहले कब और कहां पर खोला गया। तो सीमेंट उद्योग की हम काफी चर्चाएं कर चुके हैं। पहला कारखाना या फिर पहला उद्योग सन 1904 में चेन्नई में खोला गया। लगे हाथ ये भी बता दो, 1854 में कौन सा खोला गया, 1855 में कौन सा खोला गया। 1854 में पहला सूती वस्त्र कारखाना खोला गया और 1855 में पहला पटसन कारखाना खोला गया। पटसन कारखाना कहां खोला गया था, तो ये रिसरा में खोला गया था। रिसरा कहां पर है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के पास में। और सूती वस्त्र कहां खोला गया, मुंबई में। वर्तमान में भी सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन मुंबई और मुंबई का निकटवर्ती क्षेत्र जो गुजरात राज्य में आता है, सूरत, अहमदाबाद, वहां पर होता है। और 1855 में पटसन पश्चिम बंगाल में खोला गया और वर्तमान में भी सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही होता है। लेकिन सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये सीमेंट उद्योग तमिलनाडु में सर्वाधिक नहीं होता है, इसका उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग का नाम बताइएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। यह वही उद्योग है जिस उद्योग ने अंग्रेजों को भारत की ओर आकर्षित किया था, और वो है यहां का सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग है। इसके लिए आवश्यकताएं क्या रहती है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यकताएं, इसकी आवश्यकताओं की बात करें तो सबसे पहली आवश्यकताओं में आ जाएगा कच्चा माल। सबसे पहला क्या आएगा इसमें, इसमें कच्चा माल होता है। कच्चे माल के रूप में कपास। दूसरी अन्य आवश्यकताएं क्या रहेगी, अन्य आवश्यकताओं में फिर आप देखेंगे कि इनको चाहिए नम जलवायु। नम जलवायु क्यों होगी, अगर जलवायु में नमी रहेगी यानी कि आर्द्रता रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, तो रेशा मजबूत बनेगा। रेशा मजबूत बनेगा तो कपड़ा भी मजबूत हो जाएगा। ये मिलती है आपके समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में। इसी वजह से सूती वस्त्र के उद्योग मुंबई, सूरत, अहमदाबाद इन राज्यों में विकसित हुए, क्योंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलवायु में नमी आपके इनकी जलवायु में नमी पाई जाती है, वायुमंडल में नमी ज्यादा रहती है, जिस वजह से यहां पर रेशे मजबूत तैयार होते हैं। इनको चाहिए सस्ता श्रम, सस्ता श्रम यानी कि सस्ते श्रमिक चाहिए। यहां पर चाहिए आवश्यकता के रूप में आपके परिवहन के साधन। और अब इतना सब होने के बाद में क्या चाहिए,
बाजार चाहिए, सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी लेकिन बाजार नहीं होगा तो इसका उत्पादन करके आप क्या करोगे, जो चीज बनाओगे उसको बाजार में बेचना भी पड़ेगा। तो ये इनकी आवश्यकताएं रहती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो आता है भारत का बेंगलुरु शहर, जो वैसे तो कर्नाटक की राजधानी है लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ये भारत की सिलिकॉन वैली भी कहलाता है, सिलिकॉन वैली। वैसे सिलिकॉन वैली कहां पर है? यूएसए में है। उसी जहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का हब यूएसए में सिलिकॉन वैली है, क्षेत्र है। तो उसी तर्ज पर भारत का बेंगलुरु है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। इसमें उद्योग आपके कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि भाई जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आपके टेलीविजन है, ये सारे निर्माण आपके यहां पर किए जाते हैं। अगला सवाल है, दो कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण दीजिएगा। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, उनके नाम बताइएगा। इसमें आपका सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग आ जाता है। इसके अलावा भी और देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा जैसे चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के अलावा और कौन सा उद्योग बता सकते हैं आप? रेशम उद्योग, ऊन उद्योग। वैसे ऊन उद्योग पशुपालन के अंतर्गत आता है, लेकिन पशुपालन को कृषि कार्यों के अंतर्गत ही शामिल कर लिया जाता है। जब आप आगे उच्चतर कक्षाओं में भूगोल को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जब हम कृषि प्रदेशों को पढ़ते हैं तो उसमें पशुपालन को सम्मिलित करके पढ़ाया जाता है। इसीलिए आपके पुस्तक के अंतर्गत ही आपके कृषि आधारित उद्योगों में लिख रखा है कि ये आपके कौन सा उद्योग आता है, ये ऊनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, अब लगे हाथ यहां पर दूसरे भी जान लो। कच्चे माल आधारित और कौन से उद्योग हो जाते हैं? उसमें आता है आपका ये खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। कौन से हो जाएंगे खनिज आधारित में? सारे के सारे वही जिसमें खनिजों को काम में लिया जाता है, जैसे आपका लोहे इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा प्रगलक संयंत्र, और आपका सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग भाई? सीमेंट उद्योग। ये जितने भी उद्योग है जिनमें खनिजों को काम में लिया जाता है, ये सारे के सारे खनिज आधारित उद्योग हैं। इसी प्रकार से आपके कुछ उद्योग आते हैं जो आपके उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, तो आपके सामने आते हैं कि जैसे आपके अ, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर आपके एक तो निजी स्वामित्व के उद्योग होते हैं, एक आपके सार्वजनिक स्वामित्व के उद्योग होते हैं, एक आपके सहकारी स्वामित्व के उद्योग होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर आता है छठा सवाल, राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई थी? तो ये पटसन नीति आपके सन 2005 में अपनाई गई थी। और पटसन उद्योग सर्वाधिक कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में कौन से क्षेत्र के लोग, कौन से सेक्टर के आपके, कौन से सेक्टर में कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में तैयार किया जाता है? वही बात कि वे कच्चा माल है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे मूल्यवान उत्पाद तैयार होते हैं, और यह सारा कार्य विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत होता है, जो कि द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग है। राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। अब यहां पर आप कच्चे माल के रूप में एक बॉक्स भी बना सकते हैं, जैसे आप एक डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यहां पर कपास है, कपास क्या है? कच्चा माल। कपास एक तरह का कच्चा माल है। इस कपास को आपके यहां पर प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है इसे, या इसे आप कह सकते हैं संधारित्र किया जाएगा। और संधारित्र करने के बाद में इसे क्या बनाएंगे? इसे बनाया जाएगा आपका रेशा व धागा तैयार होता है। रेशा व धागा तैयार होता है, जो कि क्या है? मूल्यवान उत्पाद है। मूल्यवान उत्पाद है। फिर इन मूल्यवान उत्पादों को और अधिक प्रोसेस करके क्या बनाए जाएंगे? इससे कपड़ा बनाया जाता है।
जितना ज्यादा प्रोसेस करते जाएंगे उतना ज्यादा उसे और अधिक मूल्यवान उत्पाद मिलता जाएगा। कपड़े को और अधिक प्रोसेस करके आगे क्या बनाएंगे आप? गारमेंट्स बनाएंगे। गारमेंट्स क्या होते हैं? जो ये सिले हुए कपड़े होते हैं वो गारमेंट्स कहलाते हैं। अगला सवाल, सेल का सेल शब्द का विस्तार बताइएगा। SAIL, सेल का विस्तारित रूप क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेल का पूरा नाम है। इसी प्रकार से आपको एक शब्द मिलेगा भेल। ये भेल कोई खाने वाला भेल नहीं है, इसका पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या नाम है भाई इसका? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये दोनों के फुल फॉर्म याद रख लेना। अगला सवाल है, आधारभूत उद्योग का उदाहरण दीजिएगा। आधारभूत उद्योगों की बात करें तो देखिएगा, उपभोग के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आधारभूत उद्योग और एक होते हैं उपभोक्ता उद्योग। यहां पर आधारभूत उद्योग का पूछा है तो वो है लोहा इस्पात उद्योग। देखो, उपभोग के आधार पर उद्योग, उपभोग के आधार पर उद्योग, इसमें दो प्रकार के उद्योग आते हैं। एक तो होते हैं आधारभूत उद्योग और दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग। इनकी विशेषताएं भी आप अच्छे से जानते हैं। उपभोक्ता उद्योग, इनकी विशेषताओं को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो आधारभूत उद्योग हैं, इन आधारभूत उद्योगों में कोई ऐसा उत्पाद नहीं बनाया जाता है जिसको सीधा उपभोक्ता काम में ले लेते हैं, बल्कि यहां पर जो उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद को किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में या फिर आवश्यक सामग्री के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे जैसे आपका आता है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग में आप मशीन बनाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में क्या बनते हैं? मशीनरी बनती है। जैसे आप मशीन के रूप में यहां पर मान लीजिएगा कि बन गई सूती वस्त्र निर्माण की मशीन। क्या बन गई भाई? सूती वस्त्र निर्माण की मशीन बन गई। सूती वस्त्र निर्माण मशीन बना ली। अब इसको आप और हम काम में थोड़ी लेंगे, इसको काम में लिया जाएगा सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण के लिए। तो ये क्या हो गई? मशीन सूती वस्त्र उद्योग के लिए आधारभूत आवश्यकता है। तो इसलिए आधारभूत उद्योगों का उपयोग किसी उद्योग के द्वारा किया जाता है, कुछ मशीनें बनाई जाती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत कृषि संयंत्र बनाए जाते हैं। कृषि जैसे आपके कृषि मशीनों के कल पुर्जे बनाए जाते हैं। जो कृषि संयंत्र बनते हैं ना, आपके कृषि उपकरण बनते हैं, उनके कल पुर्जे बनाए जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? किसी फैक्ट्री में जाते हैं और फिर उनको असेंबल करते हुए एक आपके पूरा का पूरा आपके कृषि उपकरण तैयार किया जाता है। दूसरे आते हैं उपभोक्ता उद्योग। इनमें ऐसी वस्तुएं, आपके ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनको सीधे आप और हम उपभोग करते हैं, यानी कि उपभोक्ता उपयोग करता है। जैसे जैसे आपका चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग है, आपका सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, या फिर आपका अन्य उद्योग जैसे आपका वस्त्र उद्योग है। ये सारे कौन करते हैं? आप और हम इनको काम में लेते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, या इसे आप सुनहरा रेशा कहते हैं। सुनहरा रेशा, वो रेशा कौन सा आता है? ये आपके जूट के रेशे को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट या पटसन, ये कुछ इसी प्रकार का होता है। जैसे ये आपको कलर दिख रहा है ना, ऐसा ही जूट का रेशा होता है। 11वां सवाल है, विश्व में किसी देश के विकास का पैमाना क्या मापा जाता है? विश्व में कोई देश कितना विकसित है उसका पैमाना क्या होता है? औद्योगिक स्तर पर उसका पैमाना देखा जाएगा तो वो लोहा इस्पात उद्योग के आधार पर देखा जाता है कि उस देश में लोहा इस्पात का कितना विकास हो रखा है। उस देश में लोहे इस्पात के उत्पादन और उसकी होने वाली खपत के द्वारा देखा जाता है कि ये कितना विकसित है। अब ऐसा क्यों है? लोहे इस्पात वो उद्योग है जो एक आधारभूत उद्योग है, और इस आधारभूत उद्योग से जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं वो अन्य उद्योगों में आवश्यक सामग्रियों के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे जैसे आप सूती वस्त्र निर्माण की मशीन बनाते हैं तो वो आपके लोहे इस्पात उद्योग के अंतर्गत निर्मित की जाती है।
इसी प्रकार से आप कृषि के विकास को देखेंगे तो कृषि में आने वाली आवश्यकता की जो जितने भी उपकरण होते हैं वो लोहे इस्पात से निर्मित कलपुर्जों से तैयार किए जाते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में लोहे इस्पात उद्योग की सामग्रियों को काम में लिया जाता है। तो अगर किसी देश में लोहे इस्पात का उद्योग का उत्पादन अधिक हो रहा है, उसकी खपत उसी देश में बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो काफी विकसित देश है। बढ़ते हैं अगले 12वें सवाल की ओर। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के दो महत्वपूर्ण कारक बताइएगा। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के महत्वपूर्ण दो कारक कौन से बताना है, यानी कि वो कारक जो उद्योग की स्थापना के लिए चाहिए होते हैं। पहला तो नियमित ऊर्जा की पूर्ति या आपूर्ति चाहिए होती है। ऊर्जा की पूर्ति या आपूर्ति, यहां पर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, कोयले की आवश्यकता रहती है। कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल क्या होता है एल्यूमिनियम उद्योग में? कच्चे माल के रूप में आप बॉक्साइट काम में लेते हैं। कच्चे माल के रूप में क्या काम में लिया जाता है? बॉक्साइट काम में लिया जाता है। तो इसकी भी आपूर्ति हो जानी चाहिए कम कीमत पर। तो सस्ते माल, आपको सस्ता कच्चा माल उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला 13वां सवाल है, वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैसें कौन सी होती है? अब देखो, उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो इन उद्योगों से प्रदूषण भी फैलता है। जैसे कोयले को किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है उष्मा के लिए। जैसे जैसे आपका कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है तो उस जलाने से धुआं निकलता है। उस धुएं में बहुत सारी हानिकारक गैसें होती है जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है। और वो प्रदूषित हवा हम सांस के द्वारा हमारे शरीर में लेते हैं तो आप और हम बीमार हो जाते हैं। वही प्रदूषित हवा हमारे विभिन्न धरोहरों के लिए हानिकारक है, जो प्राकृतिक आपके जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके लिए नुकसानदायक होती है। यही प्रदूषित हवा हमारे जानवरों के लिए नुकसानदायक होती है। यही हवा हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक होती है। तो इनसे आपके जो कुछ गैसें निकलती है, केवल कोयले से ही नहीं है, बहुत सारे उद्योग है जिनसे जहरीली या फिर आपके प्रदूषक गैसें निकलती है। उनमें से आपको दो प्रदूषक गैसों के नाम बताने हैं। वायु प्रदूषण के लिए एक तो गैस आती है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक और गैस आप लिख देंगे तो CO2 हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप किन्हीं उद्योगों से आपके मीथेन का उत्सर्जन भी हो जाता है, तो मीथेन भी एक हानिकारक गैस है, प्रदूषण फैलाने वाली गैस है। तो ये आपके गैसें जो उद्योगों से उत्सर्जित हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में फर्क क्या होता है? जब आप CO लिखते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, और जब आप CO2 लिखते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा हानिकारक होती है। ये कब बनती है? जब देखिएगा सर्दियों का मौसम है और इस सर्दियों के सीजन के दौरान आप अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, कमरा पूरा पैक किया हुआ है, आप रात भर पढ़ रहे हैं कि भाई आज तो 12-1 बजे तक अच्छी शानदार पढ़ाई करेंगे, भूगोल को कंप्लीट पढ़ लेंगे, पूरी किताब को फिनिश करनी है। आपको लगने लग गई सर्दी, तो आप अपने कमरे में क्या करते हैं, मम्मी से कहते हैं कि यहाँ पर एक ये जो सिगड़ी लेकर आए, उसमें कोयला जला दें, और कोयले को जलाने से आपके जो गर्म कमरे में आपके काफी गर्म वातावरण बना रहेगा। आप इसमें पढ़ रहे हैं, पूरा कमरा बंद है, हवा पास नहीं हो रही है। हवा पास नहीं हो रही है मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी रह गई। तो जब यहां पर इस कोयले से जो हल्की हल्की कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, ये गैस निकल रही थी, वो गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब उसको जलता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और जब उसमें आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो आपके जलता है कोई पदार्थ, तब वो क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। लेकिन आपका कमरा बंद है तो यहाँ पर ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन क्या करती है? उसको जलाने में काम आ जाती है। तो यहाँ पर आपके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीला, मनुष्य के लिए घातक होता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? इससे आपकी कमरे के अंदर पढ़ते पढ़ते आपके प्राण निकल सकते हैं, आपका दम घुटने लग जाएगा। अगर आप जागृत हैं तब तो आपको पता चल जाएगा और आप गेट खोल लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे सो गए और आपको नींद आ गई ना, तो आप सुबह तक आपके प्राण जरूर निकल जाएंगे। इतनी खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो इसलिए इसको आपके ये सर्वाधिक प्रदूषक गैसों में भी माना जाता है। 14वां सवाल है, भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? इन उद्योगों में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो आपके हानिकारक होते हैं भूमि निम्नीकरण के लिए, जल निम्नीकरण के लिए। तो वो प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? इनमें एक तो आता है फ्लाई एश और एक आता है फॉस्फो, जो कि आपके जिप्सम और लोहा इस्पात उद्योग में प्रमुख अशुद्धियां देखने को मिलती है, और ये आपके प्रमुख आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं। 15वां सवाल है,
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट से मुख्यतः कौन सी बीमारियां होती है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट से कौन सी बीमारियां फैलती है? जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे बीमारियां कौन सी फैलती है? तो इनसे खतरनाक वाली बीमारियां फैलती है कैंसर और जन्मजात विकार और अकाल प्रसव। अकाल प्रसव का अर्थ है कि भाई समय से पहले ही प्रसव हो जाना, बच्चे का जन्म हो जाना। और जन्मजात विकृति मतलब बच्चे के जन्म लेते उसमें कुछ ना कुछ विकृतियां पाई जाती है, उसके डीएनए में विकृतियां होना, किसी अंग में विकृति होना, और यह इनसे कैंसर हो जाता है। तो ऐसी खतरनाक बीमारियां फैलती है। अगला सवाल है, बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट अयस्क है जो एक खनिज है, इसको कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में लेकर एक धातु बनाई जाती है, जिसकी हमने पीछे काफी चर्चाएं की है, मैंने आपको बताया भी है। और वो कौन सा है? वो है आपका एल्यूमिनियम उद्योग। और एल्यूमिनियम दूसरा सबसे प्रमुख धातु शोधन उद्योग होता है किसी भी देश के लिए। सबसे पहला कौन सा होता है? लोहा अयस्क होता है। उसके आधार पर ये माप उसको वो तो किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित है या फिर अल्प विकसित है, उसका मापन का आधार तो लोहा इस्पात उद्योग होता है। लेकिन उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है वो एल्यूमिनियम उद्योग है। अगला सवाल है, उद्योगों का नगरों के आसपास ही केंद्रित होना क्या कहलाता है? उद्योग है वो नगरों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है समूहन बचत। उसे क्या कहते हैं? उद्योगों की समूहन बचत कहा जाता है। अगर नगर के आसपास उद्योग लगे होंगे तो वहां पर आपके बहुत सारे उद्योग लगे होंगे, तो वहां पर आपके आसपास उद्योग है तो वहां पर श्रमिक भी ज्यादा मिल जाएंगे। नगरीय क्षेत्र से श्रमिक मिल जाएंगे, बाहरी क्षेत्रों से कच्चा माल ले जाएंगे। श्रमिक मिल गया, कच्चा माल आ गया, उद्योगों में आप सामग्री तैयार की, सामग्री को तैयार करते हुए नगर के बाजार में बेचने के लिए भेज दो, आपके सामने एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? समूहन बचत कहलाता है। 18वां सवाल है, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? खनिज आधारित उद्योग हमने पीछे किसी सवाल में कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों की एक लिस्ट बनाई थी। तो खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात है, सीमेंट उद्योग है, मशीनरी निर्माण उद्योग है, औजार बनाने के उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग है। ये सारे के सारे खनिज आधारित उद्योग है। इनमें आप एक एल्यूमिनियम उद्योग भी जोड़ सकते हैं। 19वां सवाल है, मौसमी उद्योगों का उदाहरण है। मौसमी उद्योग जो सीजनल उद्योग होते हैं, किसी एक विशेष ऋतु में चलते हैं, वो उद्योग होते हैं आपका चीनी उद्योग। चीनी उद्योग आपके मौसमी उद्योग क्यों है? क्योंकि जब गन्ने की कटाई होती है उस समय अवधि के दौरान चीनी उद्योग चलता है। क्योंकि जब गन्ने की कटाई होती है उस समय गन्ने में सुक्रोज की मात्रा भरपूर रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, और सुक्रोज की मात्रा कम होने से चीनी कम मात्रा में निर्मित होगी। इसलिए यह उद्योग केवल उसी समय अवधि में चलता है जितना गन्ना प्राप्त होता है उस सबसे चीनी बना दी जाती है तुरंत। अगला 20वां सवाल है आपके सामने, ढलवा या स्पंज लोहे से लोहा इस्पात क्या मिलाकर प्राप्त किया जाता है? ढलवा लोहा लोहा अयस्क होता है, उससे ढलवा लोहा बनता है, फिर उस ढलवे लोहे से लोहा इस्पात बनता है। तो उसमें ढलवे लोहे के अंदर ऐसा क्या मिलाया जाता है कि उसे इस्पात बन जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है मैग्नीज, निकल और क्रोमियम। ये सब मिलाने से इस्पात बनता है। और ये जितना अच्छा ज्यादा मिलाते जाएंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का मैग्नीज, निकल और क्रोमियम मिलाएंगे, लोहा इस्पात उतना ही ज्यादा अच्छा, कठोर और जंगरोधी बनेगा। अगला 21वां सवाल है, लोहा इस्पात में लोहा अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात क्या है? लोहा इस्पात उद्योग के 3 प्रमुख कच्चे माल होते हैं। एक आपका लोहा इस्पात खुद होता है, दूसरा कोकिंग कोल होता है यानी कि कोयला होता है, और तीसरा आ जाता है आपका चूना पत्थर। इनका एक निश्चित अनुपात होता है। उस अनुपात को आप विशेष रूप से याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण अनुपात है ये होता है 4:2:1। यानी कि आपके 4 अनुपात रहेगा, 4 भाग रह जाते हैं लोहे अयस्क के, 2 भाग हो जाते हैं कोकिंग कोल के, और 1 भाग हो जाता है चूना पत्थर का। यानी कि यह तो क्या हो जाता है? लोहा अयस्क हो जाता है, ये आपके कोल हो जाता है, और ये हो जाता है आपका चूना पत्थर। यानी कि आप जब 4 क्विंटल लोहा अयस्क ले लेंगे तो उसमें आपको 2 क्विंटल कोकिंग कोल लेना होगा और 1 क्विंटल आपको उसमें डालना होगा चूना पत्थर। फिर आपका 22वां सवाल आता है, सेल शब्द का विस्तार बताइएगा। तो हमने पीछे भी आपको बताया है सेल शब्द का विस्तार, और ये होता है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल का क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। वर्तमान समय में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन आता है।
अगला 24वां सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस्पात किसके माध्यम से बेचा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम है उनको इस्पात कौन से माध्यम से बेचा जाता है? तो वो बेचा जाता है सेल के माध्यम से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 25वां सवाल है, किन्हीं दो प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों के नाम बताइएगा। उपभोक्ता उद्योग कौन से हैं, उनके नाम बताने। पीछे हमने एक लिस्ट बना चुके हैं आधारभूत और उपभोक्ता की दोनों की, तो इसमें एक चीनी उद्योग आता है और एक कागज उद्योग आ जाता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां लगाया गया था? सूती वस्त्र उद्योग ये प्रथम वाले, इनकी हम बहुत सी चर्चाएं कर चुके हैं पीछे। ये मुंबई में लगाया गया था 1854 ईस्वी में। तो ये था आपका वीडियो विनिर्माण उद्योग पर आधारित, जिसमें बहुवैकल्पिक सवाल और अति लघुतरात्मक सवालों की हमने चर्चाएं की है। यहां से दोनों प्रकार के एक एक क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, और उम्मीद करता हूं कि इतना पूरा पढ़ने के बाद में पूरे चैप्टर को आपने रिकॉल कर लिया होगा, और यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको 101% सही करके आएंगे, और आप पूरे 2 में से 2 नंबर लेकर आने वाले हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।